हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 12 जून के लिए टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। पीसीएस मंत्रा का टेस्ट सीरीज नंबर 7 का पार्ट 1 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवत को उनके चलाए जाने वाले वर्षों से सम्मिलित कर गलत युग्म की पहचान कीजिए। विक्रम संवत 57वां ईसा पूर्व, शक संवत 78वां ईसा पूर्व, हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व, कलचुरी चेदी संवत 606 ईस्वी। तो जो इसमें से आंसर होगा आपका डी सही है, कलचुरी। क्योंकि कलचुरी चेदी संवत त्रिकुट वंश के आभरी नरेश ईश्वर सेन ने 248 ईस्वी में चलाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का पहचान कीजिए। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि उपासना से होता है। सर्वाधिक संख्या में सूक्त 10वें मंडल में है। वेदों की भाषा प्राकृतिक है। भारत में आर्यों की पहचान नार्डिक प्रजाति से की जाती है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका सी सही है, यही आपका गलत है। वेदों की भाषा प्राकृतिक नहीं थी, तो वेदों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, संस्कृत थी, इसलिए कथन है। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि की उपासना से होता है। वेद में संग्रहित मंत्रों की ऋचा कहा जाता है। जो पद में है अन्य सभी कथन से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के बारे में वर्णित है कि उसने 18वें अश्वमेध यज्ञ किए थे? जो आंसर होगा आपका मयूर शर्मन। मयूर शर्मन जो है आपका किए थे। कंदब वंश के संस्थापक मयूर शर्मन ने 18वें अश्वमेध यज्ञ किए थे। विवेकी की विष्णु कुंडिन राजा माधव वर्मन प्रथम 440 से 460 ईस्वी के लेखक से ज्ञात होता है कि उसने 11वें अश्वमेध यज्ञ की थी। वाकाटक नरेश प्रशंसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 वाजपेयी यज्ञ किया था। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम ने 1 अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का इंग्लिश अनुवाद किस नाम से हुआ है? हिंदू लॉ, एक कोड ऑफ जेंटू लॉ ऑफ हिंदू रेजुअल्स, बेसिक लॉ ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो जो इसमें से आंसर होगा वो आपका 4 है, एक कोड ऑफ जेंटू लॉ। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध विद्वान को कनिष्क ने चौथी संगीति में शामिल होने के लिए सांकेत से विशेष रूप से बुलाया था? वसुमित्र, पार्श, अश्वमेध यज्ञ, संघरक्ष। तो जो इसमें से आंसर होगा वो आपका सी सही है, अश्वघोष। क्योंकि अश्वघोष एक राजकवि थे जिनको चौथी बौद्ध संगीति में शामिल होने के लिए कनिष्क ने सांकेत से विशेष रूप से बुलाया था। वह चौथी संगीति के मुख्य अतिथि एवं उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इसमें जो आंसर होगा भीमदेव प्रथम। क्योंकि भीमदेव प्रथम गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के राजा थे जिन्होंने गुजरात के मेढोरा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में इसी मंदिर में एक सूर्य कुंड का निर्माण भी करवाया था। संभवतः भारत का यह सबसे बड़ा मंदिर कुंड है। जबकि कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन प्रमुख अधिकारी का कार्य आगंतुकों सुल्तान से मिलवाना होता था? तो जो इसमें सही है अमीर हाजिब। क्योंकि अमीर ए हाजिब का मुख्य कार्य आगंतुकों को सुल्तान से मिलवाना होता था। यह दरबारी शिष्टाचार का भी ध्यान रखता था। जबकि शाहना ए मंडी का मुख्य कार्य बाजार मूल्य नियंत्रण बाट माप की जांच करना होता था।
सर-ए-जादार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था तथा मजूमदार राजस्व के कागज जात रखने का प्रमुख अधिकारी नियुक्त होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों पर कौन सा गलत है? सिंचाई कर लेने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद तुगलक ने लूट के धन का 1/5 भाग सैनिकों को दिया। जो इसमें से आंसर है आपका दोनों सही है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने सिंचाई कर आरोपित किया। सिंचाई कर को हक ए सर्व कहा जाता था। शरीयत के अनुसार युद्ध में प्रातः लूट के धन का मात्र 1/5 भाग सुल्तान के पास, जबकि 4/5 भाग सैनिकों के लिए छोड़ दिया जाता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने ठीक इसके विपरीत कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध हजार राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था? हरिहर प्रथम, देवराय प्रथम, नरसिंह सालू, कृष्णदेव राय। तो जो इसमें से आंसर होगा वो आपका डी सही होगा, कृष्णदेव राय, क्योंकि हजार राम मंदिर या हजारा मंदिर हम्पी के प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। हम्पी क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। राजा कृष्णदेव राय को इस मंदिर का निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भक्ति संतों एवं उनके राज्य युग में से कौन सुमिलित नहीं है? ज्ञानेश्वर राजस्थान मंदिर, शंकरदेव असम में, नरसिंह मेहता गुजरात, नामदेव महाराष्ट्र। तो जो इसमें से आंसर होगा वो है आपका ए, क्योंकि नागेश्वर जो है राजस्थान में नहीं है, तब कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक, और सब मिलान सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कानून ए हुमायूनी की रचना की थी? अब्बास खान शेरवानी, खुद मीर बदायूनी, अबुल फजल। तो जो इसमें से आंसर होगा वो आपका है खुद मीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मध्ययुगीन इतिहास में पहला युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था? तो ये आपका आंसर होगा सी, क्योंकि घाघरा का युद्ध। घाघरा युद्ध कब हुआ था? तो 5 मई 1529 में। और किसके बीच? बाबर तथा अफगानों के मध्य लड़ा गया था। यह बाबर का अंतिम युद्ध था। यह मध्ययुगीन इतिहास में पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के मध्य 29 जनवरी 1528 में 1528 में लड़ा गया था। चौसा युद्ध जो है आपका 1539। वहीं दोहरिया का युद्ध हुमायूं तथा महमूद लोदी के मध्य 1532 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लीलावती मतलब गणित का अनुवाद फैजी ने किया था। पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने किया था। भगवती गीता का अनुवाद दारा सिको ने किया था। इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य है वो आपका तीनों सही है, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री जहांगीर के काल से संबंधित नहीं है? पीटर मुंडी, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। तो जो इसमें से आंसर है वो आपका है ए, पीटर मुंडी, क्योंकि पीटर मुंडी जो है इटली का यात्री था। ये इटली का यात्री था जो शाहजहां के काल में भारत आया था। जबकि सर टॉमस रो एक अंग्रेज राजदूत था। विलियम फ्रिंच यह भी एक अंग्रेजी यात्री था। और फ्रांसिस्को पेलसर्ट एक डच यात्री था जो जहांगीर के काल में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था?
तो इसमें आंसर जो है बी, जॉर्ज यूलर। सर्वप्रथम जॉर्ज यूलर ने दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली इस शैली को खरोष्टी लिपि कहा था और ललित विस्तार में इस लिपि का प्राचीनतम उल्लेख हुआ है। शासनी शासकों द्वारा भारत में अमेरमिक लिपि का प्रचलन किया। इस लिपि में कालांतर में खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन तथा एकेडमी एसोसिएशन जैसे संगठनों की स्थापना की थी? तो इसमें आंसर होगा आपका हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना, गैर मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध जिहाद को प्रारंभ रखना था? तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका है डी, देवबंद आंदोलन। क्योंकि देवबंद आंदोलन दारुल उलूम आंदोलन भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था जिसे मुस्लिम धर्म के रूढ़िवादी उलेमाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे, कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों के मध्य प्रचार प्रसार करना, विदेशी आक्रमणों एवं गैर मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध में जिहाद को प्रारंभ करना। इस आंदोलन के तहत देवबंद स्कूल की स्थापना की गई थी, जो सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान से 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी एक राशिद अहमद गंगोहिनी ने संयुक्त रूप से की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा 7 अगस्त 1905 को किया गया। 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया और 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से पहला और दूसरा दोनों सही है, मतलब 20 ऑप्शन सही है। लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी और गदर दल ने 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। अन्य विकल्प सही है। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन की पहचान कीजिए। युगांतर का प्रकाशन भूपेंद्रनाथ दत्त ने प्रारंभ किया। रामोसी कृषक दल का नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने वंदे मातरम का प्रकाशन किया। लाला हरदयाल ने वैंकूवर में गदर पार्टी की स्थापना की। तो इसका आंसर होगा डी, लाला हरदयाल ने वैंकूवर में गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी और 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने अपने इंडियन होम रूल लीग का मुख्यालय किस शहर में स्थापित किया था? तो वो आंसर होगा आपका पूना में। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में 1916 में की थी। उन्होंने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलग्राम में की थी, जबकि उन्होंने अपने होम रूल लीग का मुख्यालय पुणे में स्थापित किया था। इसकी अन्य शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश बराबर में खोली गई थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में की गई। इसके अन्य नेताओं में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं थी? पहला है बीपी मेनन समिति, बटलर समिति, ये भगत सिंह, सुखदेव, भगत
चरण रोशन लाल। तो जो इसमें से आंसर है वो आपका डी होगा, रोशन लाल। क्योंकि 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करने से संबंधित है? बीपी मेनन समिति, बटलर समिति, फ्रेजर समिति, वेल्बी समिति। तो जो इसमें से आंसर होगा आपका बी है, बटलर समिति। क्योंकि बटलर समिति का गठन 1927 किया गया था। इस समिति को रियासत समिति भी कहा जाता था। इस गठन का मुख्य उद्देश्य भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना था। ज्ञातव्य है कि भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय 1948 में हुआ, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका अदा की। इसमें उनके सचिव भी पी मेनन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, द फीदर ऑफ द डॉन, द बर्ड ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो यह आपका सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? युगांतर, वंदे मातरम, वंदे जीवन, भारत माता। इसमें से पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? क्योंकि युगांतर जो है वरिंद्र कुमार घोष का है, तो सही है। वंदे मातरम जो है वीडी सावरकर का नहीं है, तब किसका है? अरविंद घोष का है, अरविंद घोष। ठीक। वंदे जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल का, भारत माता अजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शाही नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन, आज़ाद हिंद फौज। जो शाही नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में हुआ था। वहीं कैबिनेट मिशन मार्च 1946। वहीं आपका कैबिनेट मिशन हो गया। शिमला सम्मेलन जो है जून 1945। वहीं आपका आज़ाद हिंद फौज जो है दिसंबर 1942। ठीक। तो इसमें से आंसर क्या होना चाहिए? तो सी, 4, 3, 1, 2। ठीक। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के राज्य में प्रचलित आबादी बाकरी और जाफरी शब्दावली किसके घोतक हैं? तो जो इसमें आंसर होगा वो आपका सिक्के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अछूतों के उद्धार के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। 1938 में गठित राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। तो जो इसमें से आंसर है वो आपका डी, न तो फर्स्ट न तो सेकेंड ही। क्योंकि अछूतों के उद्धार के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, जबकि 1938 में गठित राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। दोनों कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के संबंध में कहे गए निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक जो है भीख मांगने वाली संस्था है। उसके बाद लाला लाजपत राय जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। वहीं लाला लाजपत राय शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। लॉर्ड कर्जन देशद्रोही संगठन है। इसमें जो आंसर होगा वो आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पृथक होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ इंडियन रिबेरल फेडरेशन का गठन किया गया। इसके प्रमुख नेताओं में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें जो है M.R. जयकर जो थे ये नहीं थे।
क्योंकि 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पृथक होकर कुछ उदारवादी नेताओं ने अखिल भारतीय उदारवादी संघ का गठन किया था। इसके प्रमुख नेताओं में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, श्रीनिवास शास्त्री, तेज बहादुर सप्रू, बिपिन चंद्र पाल इत्यादि शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किस स्थान पर कांग्रेस का सर्वाधिक बार अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो ये आंसर होगा आपका मद्रास, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन सर्वाधिक बार कलकत्ता में आयोजित किया गया था। तो जो इसमें आंसर होगा मद्रास नहीं कलकत्ता होगा। कुल 10 बार इस आयोजन किया गया, तो कुल कितने 10 टोटल 10 और 9, जिसमें 9 वार्षिक एक और विशेष अधिवेशन शामिल है। जबकि दूसरे स्थान पर मद्रास है, पहले स्थान दूसरे स्थान पर मद्रास है और तीसरे पर मुंबई है, जहां इसका आयोजित 7 बार किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपकरणों में इनके द्वारा किए गए जा रहे ऊर्जा के रूपांतरण उपकरण और ऊर्जा का स्थानांतरण, इसमें कह रहा है कौन सा युग गलत है। ठीक, तो इसमें जो गलत है वो आपका डायनेमो जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता है। डायनेमो जो यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए विकल्प भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य पराश्रव्य तरंगों द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? सोलर कुकर में फैलाव, शरीर में ट्यूमर का पता लगाने में, घड़ी के पुर्जों की सफाई में, समुद्र की गहराई मापने में। तो इसमें जो आंसर होगा सोलर कुकर में फैलाव के कारण होता है। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग शरीर में ट्यूमर का पता लगाने में, गठित रोग का उपचार करने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, वायुयान को, और घड़ी के पुर्जों की सफाई में, धातुओं को जोड़ने में, समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में स्याही वाले पेन से स्याही बाहर आ जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि वायुदाब में कमी हो जाने के कारण। अगला क्वेश्चन है, वायुयान की गति मैक संख्या में नापी जाती है, एक मैक कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो आंसर उसमें आपका जो होगा सी 1225 किलोमीटर हावर्स का। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो वह है आपका इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है? तो यह आपका एक्सरे की जड़ें एक्स रेंज में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एक दंड चुंबक बार मैग्नेट को 2 बार बराबर भागों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़े के ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो इसमें से आंसर है वो आपका है बी, अपरिवर्तित रहेगा। क्योंकि यदि किसी बार में मैग्नेट को 2 बार बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक स्वतंत्र चुंबक के समान व्यवहार करेगा, अर्थात उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा रोधक इंसुलेटर कौन सा है? तो इसमें जो आंसर है आपका कांच है। ठीक, इंसुलेटर वह पदार्थ है जिस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा जिसमें से विद्युत आवेश का प्रभाव नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, अर्धचालकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना एवं प्रकार की होती है, कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं होल बन जाता है, अर्धचालक कहलाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन
सही है। तो ये आपका सी, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? परमाणु बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। जो इसमें से आंसर होगा वो आपका है ए, परमाणु बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचक्रवात के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कहा है कि इसके केंद्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसमें हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती है। इनके आने से मौसम साफ हो जाता है। तो जो आंसर होगा इसमें आपका सी सही, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता कपासी वर्षी मेघ से संबंधित नहीं है? तो है आपका डी, इन्हें पताका मेघ भी कहते हैं, क्योंकि कपासी वर्षी मेघ अत्यधिक गहरे काले और सघन मेघ होते हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ लंबवत मीनार की तरह उठे होते हैं। इनसे भारी वर्षा, तंडित ओला आदि उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। इसका निर्माण निच्छालन क्रिया के द्वारा हुआ है। इसका विस्तार शुष्क क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। तो जो इसमें से आंसर है वो आपका है ए, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, चुकीमाटा पर्वत एक शीर्ष उत्पादन क्षेत्र है। लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम। तो जो आंसर होगा आपका बी, तांबा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की इस्पात राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है आपका पीटर्सबर्ग, क्योंकि पीटर्सबर्ग को विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है। यह यूएसए में स्थित है और लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोबो को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। नगोया को जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है विश्व का, तो इस है आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसका विस्तार सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक तक है। इसकी कुल लंबाई 9322 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है आपका सी, ग्लासगो जो है डेन्यूब नदी पर नहीं है। तब कहाँ पर है? नहीं, बल्कि है क्लाइड नदी के मुहाने पर स्थित है। क्लाइड नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पिग्मी जनजाति मुख्य तौर पर पाई जाती है। यह है आपका सी, कांगो बेसिन पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। यह विश्व का नवीनतम वलित पर्वत है। पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय अधिक ऊंचा है। इसमें से जो आंसर है वो आपका है बी, 2 और 3। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऐसी नदियाँ जो किस उठे हुए स्थल खंड काट कर प्रवाहित होती है उसे कहलाता है। वो आपका पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी ऐसी नदियों को कहा जाता है जिनका निर्माण स्थल खंड में उत्थान से पहले हो चुका होता है। यदि नदी के मार्ग में किसी स्थल खंड का उत्थान होता है तो नदियाँ ऊपर उठी हुई स्थल
खंड को काट कर प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है पंजाब हिमालय का विस्तार पाया जाता है। वो है आपका सिंधु और सतलज के बीच, रावी ब्यास के बीच, सिंधु और झेलम के बीच, सतलज और काली के बीच। तो ये आपका ए सही, सिंधु और सतलज के बीच। पंजाब हिमालय हिमालय पर्वत श्रेणी का प्रादेशिक विभाजन है जिसका विस्तार सिंधु और सतलज नदियों के बीच पाया जाता है। मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में विस्तार हिमालय की काराकोरम, लद्दाख, धौलावीरा, पीर पंजाल आदि श्रेणियों की इसी भाग का है। अगला क्वेश्चन डोकिया दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो वह है आपका सिक्किम का। नाथुला और जलेपा उसी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण अनुसार निम्न पठारों का उचित क्रम बताइए। वो है आपका बुंदेलखंड पठार, उसके बाद बघेलखंड का पठार, उसके बाद दंडकारण्य का पठार, कर्नाटक का पठार। तो जो इसमें सही होना चाहिए वो क्या है। तो बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, दंडनायक कर्नाटक। ऑप्शन जो है डी सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कोरोमंडल तट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका विस्तार पुलिकट झील से कुमारी अंतर्द्वीप तक है। कावेरी यहाँ की प्रमुख नदी है। चेन्नई बंदरगाह इसी पर स्थित है। तो जो आंसर है आपका डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका सोहन नदी। सिंधु की सहायक नदियों में से श्योक, काबुल, गोमल दाईं तरफ से मिलती है जबकि सोहन नदी बायों की तरफ मिलने वाली सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी भागलपुर में गंगा से मिलती है। तो यह आपका कोसी नदी। गंगा की उपयुक्त सहायक नदियों में से कोसी भागलपुर के पास गंगा में मिलती है जबकि सोन पटना के पास, गंडक हाजीपुर के पास तथा महानंदा मालदा के पास गंगा से मिलती है। अगला क्वेश्चन काकरापार परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो है आपका गुजरात, बी ऑप्शन। काकरापार परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अंतर्गत तापी नदी पर काकरापार के पास बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मालना घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो है आपका बी, हिमाचल प्रदेश। मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे प्रदेश का छोटा यूनान के रूप में ख्याति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपरदन निक्षेपण से हुआ है। यह परतदार चट्टानें हैं। अरावली पर्वत का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो यह आपका डी, तीनों सही है। भारत में निम्न विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें पूछा है कौन से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के क्षेत्र हैं। तो इसमें डी ऑप्शन 1, 2 तीनों सही है। ठीक, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां उच्च वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और उच्च तापमान पाया जाता है। भारत में उत्तर पूर्व का क्षेत्र, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, शिलांग पठार, लक्षद्वीप आदि वनों में प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्यकाल को 1 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए गए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो जो इसमें से आंसर है वो आपका डी सही है। 2 और
3। ठीक, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों को विचारित। संविधान सभा के लिए सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में हुआ था। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित हुई थी। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका डी होगा। 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर हुआ था, जिसके तहत संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित हुई है। अगला क्वेश्चन है सुमिलित नहीं है। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, प्रांतीय विधानसभा समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो इसमें आंसर गलत है आपका सी। अल्पसंख्यक समिति जो है आपका अबुल कलाम आज़ाद नहीं है। तब कौन है इसमें? एस.सी. मुखर्जी। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद पहली सरकार में शिक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो वो है आपका C.K. मुंशी। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को। इसमें कौन कौन भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव बी.एल. मित्र के स्थान पर टी.टी. कृष्णा कर्मचारी डी.बी. खेतान की जगह। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। इसमें से पूछा कौन सा कथन सही है, किसका है? तो जो इसमें है आपका सी, आइवर जेनिक्स। अगला क्वेश्चन है सुमिलित नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ऑस्ट्रेलिया दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, सोवियत संघ प्रस्ताव में न्याय का आदर्श, जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जो इसमें आंसर होगा वो आपका ए सही है, सुमिलित नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन किया गया है तो नहीं, तब किसके लिए किया गया था? आयरलैंड के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों की वेतन भत्तों में पेंशन का उल्लेख है? लगभग सभी को पता होगा इसका आंसर क्या है, तब लगभग बी होगा, दूसरी अनुसूची में। क्योंकि भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें द्वितीयक अनुसूची में भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख निम्न पदाधिकारियों का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में है। तो इसमें अगला क्वेश्चन का है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 60। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद और विषय 263 अंतर्राज्यीय संबंध संबंधित प्रावधान, 262 अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित प्रावधान, 248 विधान और विशेष शक्तियाँ, 320 संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। इसमें से पूछा कौन सा सुमिलित नहीं है? तो आपका डी है, क्योंकि 320 अनुच्छेद लोक सेवा आयोग संबंधित चर्चा की गई है तब उसके कार्यों का उल्लेख है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 न्याय का उल्लेख या उनके उल्लेख का सही क्रम है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, बौद्धिक न्याय या सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका डी, कोई सही नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में 3 न्याय का उल्लेख है, जिनका सही क्रम है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस बात का संबंध भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? वो आपका मेनका गांधी बनाम भारत
सरकार, क्योंकि मेनका गांधी बनाम संघवाद का संबंध मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 के से अप्रत्यक्ष संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भौतिक संसाधनों के उचित स्वामित्व एवं वितरण का उल्लेख किया गया है? वो है आपका डी, अनुच्छेद 39। नीति निषेध तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जिसमें अनुच्छेद 39 में भौतिक संसाधनों के उचित स्वामित्व एवं वितरण की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित नहीं है, वो आपका है बी, 243 की सीटों का आरक्षण नहीं है। तब क्या है? तो इसमें पंचायतों में सीटों का आरक्षण है, नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण 243 टी में है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां नहीं है? संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करना, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आयोग की नियुक्ति करना, साहित्यिक विज्ञान कला का समाज सेवा के पक्षों से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करवाना, या उपयुक्त में से सभी। जो आंसर इसमें होगा आपका बी है। ठीक, वो सही नहीं, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर का संबंध कौन सा कथन गलत है? यह प्राय संसद का वरिष्ठतम सदस्य होता है, इसको अस्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियाँ प्राप्त होती है, इसको राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलाता है। भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसमें जो आंसर होगा आपका ए, यह प्राय संसद का वरिष्ठ सदस्य होता है, क्योंकि आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जिससे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता था। तो 75 क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। 75 के बाद अगला वीडियो अगले दिन वीडियो में आ जाएगा। ओके, थैंक्स।